हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। जी हाँ, ईसीजी के बारे में। क्या होती है ईसीजी, क्यों करते हैं, ईसीजी ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है और ईसीजी ग्राफ में जो वेव्स दिखाई देती है जैसे पी वेव, क्यू वेव, आर एस टी वेव्स आदि को कैसे समझा जाता है, तो उन सभी के बारे में अपन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना, मैं वादा करता हूँ आपको पूरी ईसीजी पढ़ना आ जाएगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईसीजी की फुल फॉर्म के बारे में। जो ईसीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कोई आपसे पूछे कि ईसीजी की क्या फुल फॉर्म होती है तो आपको बतानी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जी हाँ, यहाँ पर 3 डेफिनेशंस दी गई है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इन तीनों में क्या अंतर है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आपसे पूछ लेगा कि ग्राफी, ग्राफ और ग्राम में क्या अंतर है ईसीजी करते हैं तो आपको इन तीनों की डेफिनेशन समझनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। जी हाँ, पीछे क्या लग रहा है, ग्राफी लग रहा है। तो दिस इज़ टेक्निक विच यूज्ड टू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है यानी टेक्निक है जिसमें हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यह क्या है, एक प्रोसेस है यानी टेक्निक है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसको एक शब्द से याद रखनी है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है ना, वो क्या है, एक टेक्निक है जिसमें हृदय की गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, ग्राफ दिस इज इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट यानी एक मशीन है विच इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी यह एक मशीन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, यह एक मशीन होती है जिसमें हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी ग्राफी में क्या होती है, ग्राफी एक टेक्निक होती है, ग्राफ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यानी मशीन होती है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, तो इट इज़ द रिकॉर्डेड ग्राफिकल रिकॉर्ड, यानी जो ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है उसे बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम। जो आपको पेज में कोई व्यक्ति ईसीजी करा के लाता है तो आपको बताता है ना कि ये ईसीजी करा ली हमने, तो आप देख लो, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी यह हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि की ग्राफिकल रिकॉर्ड होती है जिसमें हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है, जिससे हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको तीनों को यूनिक शब्द से याद रखना है। जैसे कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है तो आपको बताना है यह एक टेक्निक होती है। क्या होती है, यह एक टेक्निक यानी प्रक्रिया होती है ईसीजी करने की। नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है जिससे कि ग्राफिकल रिकॉर्ड प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट होता है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम क्या होता है, तो ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जिससे हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जो कि कागज़ के रूप में बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो ये आपकी तीनों डेफिनेशन है। तीनों डेफिनेशन में आपको अंतर याद हो गया होगा, तो अपन इसको एक डायग्राम के माध्यम से बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं एक बार और। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है जिसमें एक पेशेंट है जिसकी ईसीजी हो रही है। क्या हो रही है, ईसीजी हो रही है। तो यहाँ पे ये जो इसकी लीड लगी हुई है, ये लीड लगा रहे हैं अपन इसके हार्ट पर यानी चेस्ट पर लीड लगा रहे हैं। तो ये क्या है, ये लीड लगाने की जो प्रक्रिया है ये क्या है, टेक्निक है। टेक्निक को अपन ने क्या बोला था, ग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्निक कर रहे हैं ना अपन ईसीजी की, तो उसे बोला था अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट जो ईसीजी निकालता है, ठीक है, यानी ग्राफिकल रिकॉर्ड निकालता है, उसे इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसे बोलते हैं अपन कार्डियोग्राफ, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे। उसके बाद जो रिकॉर्ड निकल कर आया अपने पास पेज में, उसे क्या बोला अपन ने, ग्राफिक रिकॉर्ड, यानी उसे बोलेंगे अपन ग्राम। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में अंतर। ठीक है, अब ईसीजी हो गई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होगी। अब बात करते हैं इसको कैसे पढ़ा जाता है या इसे कैसे समझा जाता है। आपको जब ईसीजी करवा के कोई व्यक्ति लाता है तो कैसे समझोगे आपकी ईसीजी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईसीजी को समझने के लिए निम्न वेव्स का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात, तो ईसीजी को समझने के लिए निम्न वेव्स का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी वेव्स है वो, इसमें टोटल 5 वेव्स है। कौन कौन सी, एक तो पी वेव, जहाँ दोस्तों पी वेव आपको सीधे सीधे ग्राफ में भी देखना चलना है कि पी वेव कहाँ है। पी वेव, क्यू वेव, आर वेव ये ऊपर आ गई। नेक्स्ट एस वेव, टी वेव, ये टी वेव। ठीक है, यानी ईसीजी को समझने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 5 वेव्स का पता होना चाहिए। पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और टी वेव क्या होती है, ये वेव्स कैसे बनती है, इन दोनों के बीच का जो अंतराल होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उन सभी के बारे में अपन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पी वेव और आर वेव के बीच में जो इंटरवल होता है उसे पी आर इंटरवल कहते हैं। क्यू वेव और टी वेव के बीच का जो इंटरवल होता है उसे क्यू टी इंटरवल कहा जाता है। और एस वेव और टी वेव के बीच का जो इंटरवल होता है उसे एस टी इंटरवल कहा जाता है। अब इनकी अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।
यानी हार्ट के जो एट्रियम है, यानी ये एट्रियम है, सब ऊपर के जो भी दिख रहा है आपको ये क्या है, एट्रियम होते हैं। नीचे क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। नीचे जो होते हैं ये वेंट्रिकल होते हैं और ऊपर जो होते हैं वो एट्रियम होते हैं। जब हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पी वेव बनती है। जी हाँ, जब हार्ट के एट्रियम कॉन्टैक्ट होते हैं तो क्या बनती है, पी वेव बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब जो पी वेव बनी है यानी एट्रियम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जिससे क्या होगा, जो ब्लड रहेगा वो वेंट्रिकल में जाएगा। जब एट्रियम फुल भरा जाएंगे तो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिससे जो ब्लड रहेगा वो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल से होते हैं वो वेंट्रिकल में जाता है, जिससे क्या बनती है, पी वेव बनती है। ठीक है, ये पी वेव यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, पी वेव बनती है। जी हाँ दोस्तों, ये पी वेव बनती है। जब हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पी वेव बनती है, जिसे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया भी कहा जाता है, यानी जो ब्लड रहता है वो वेंट्रिकल में जाता है तो पी वेव बनती है। नेक्स्ट, जब हार्ट के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब क्या बोला इसने, वेंट्रिकल, इससे नीचे वाले जो होते हैं उनसे क्या बोलते हैं अपन, वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पे वेंट्रिकल क्या हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, यानी सिकुड़े हैं, यानी इसमें फुल ब्लड भरा गया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनसे जो ब्लड रहेगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे तो एरोटा में जाएगा ब्लड, और जो राइट वेंट्रिकल है उससे वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उससे क्या बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसे डायग्राम में कैसे समझना है ये देखते हैं। ठीक है, तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना पूरा, पहले क्यू बना, फिर जैसे ही वो ऊपर गया नीचे आया तो ये क्या बन गया, पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया। कब बना ये, वेंट्रिकल क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जिससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो एरोटा में जाएगा, एरोटा के माध्यम से वो पूरे शरीर में सप्लाई होगा। तो ये जो प्रक्रिया हुई है इसे अपन बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। इससे जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में जाता है तो क्या बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है वो है, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो टी वेव बनती है, जिसे क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, जब हार्ट क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, सामान्य वैसी की वैसी अवस्था में आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, टी वेव बनती है, जिससे क्या हो गया भैया, टी वेव बनती है और इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ऑफ द वेंट्रिकल। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स इसे बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार और इसे अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये यहाँ पर इसका डायग्राम है। तो सबसे पहली बात कि पी वेव कब बनती है। जी हाँ दोस्तों, पी वेव कब बनी, जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पी वेव बनती है। एट्रियम से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में गया तो ऐसी कंडीशन में पी वेव बनेगी। ठीक है, उसके बाद क्यू आर एस को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तीनों एक साथ बनते हैं। तो ये कब बनेगा, जब वेंट्रिकल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड ऑरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या बना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरी में चला गया। ठीक है, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया। और टी वेव कब बना, जब ब्लड उसमें चल गया तो हार्ट कौन सी अवस्था में आ गया, शिथिल अवस्था में आ गया, यानी नॉर्मल अवस्था में आ गया, वापस थोड़ी देर नॉर्मल अवस्था में आएगा, फिर रुकेगा वो ब्लड, फिर वापस वही पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर टी बनेगा वो वापस। तो ये टी भी बन गया, रिलैक्स अवस्था में आ गया तो टी वेव भी बन गई। इस प्रकार से ई सी जी समझी जाती है, यानी एक इस प्रकार से एक ये ग्राफ बनता है, पी वेव क्यू वेव आर एस और टी का। ठीक है, एक बार देख लो आप इसे, पी वेव जो बनी है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनी है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, और हार्ट जब रिलैक्स होता है तो टी वेव बनती है। अब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है तो डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बोला जाता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स कब बोलते हैं, जब हार्ट रहता है वो नॉर्मल अवस्था में रहता है तो टी वेव बन जाती है। इस प्रकार से ये सारी वेव्स बनती है, एक के बाद एक जुड़ती जाती है। थोड़ी देर बाद फिर हार्ट फिर धड़कता है तो फिर वापस क्यू वेव, पी वेव, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव बनती है। तो इस प्रकार से ये लाइनें बनती जाती है। आपने वो इसी जो मशीन आती है उसमें देखा ही होगा, ये इस प्रकार से ये बनती जाती है, फिर बाद में इस प्रकार से ये बनती जाती है। तो अब नेक्स्ट है, पी वेव से लेकर आर वेव के बीच की दूरी पी आर इंटरवल कहलाती है। ये पी वेव है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये आर वेव है, इनके बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल कहते हैं। नेक्स्ट, एस वेव से टी वेव तक की दूरी एस टी इंटरवल कहलाती है। एस और टी, ठीक है, एस वेव से टी वेव के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं अपन एस टी इंटरवल। नेक्स्ट, क्यू वेव से, ये क्यू वेव आ गया यहाँ पर, क्यू वेव से टी वेव, ये टी वेव यहाँ तक हो रही है, तो इसके जो बीच की दूरी होती है उसे क्यू टी इंटरवल कहते हैं। अब नेक्स्ट, दो सेगमेंट के बीच की जो दूरी होती है तो उसे 0.20 सेकंड होती है। वो जो दूरी होती है वो 0.20 सेकंड की होती है, यानी एक ये रेखा बनी है पूरी। अब जैसे ये दूसरी रेखा बनेगी, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक पी बिंदु बना, दूसरा पी वेव बनी, यानी एक पी वेव बनी और दूसरी पी वेव बनी है ना, तो उसकी जो दूरी है वो 20 सेकंड की होती है। यानी एक से दूसरी बनने में जो टाइम लगता है वो 20 सेकंड का लगता है।
ठीक है, आया समझ में? ये पूरा एक ग्राफ है। इस ग्राफ को ही ईसीजी में बार बार प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि हार्ट जो है वो बार बार धड़कता रहता है, और यही चीज़ अपन को पढ़नी है। अब अपन कैसे पढ़ेंगे, यानी किसी कोई पेशेंट है और उसकी अपन ईसीजी को कैसे समझेंगे? यदि उसकी पी वेव यदि बड़ी आ गई या छोटी आ गई, तो उसका हार्ट जो है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, तो अपन उसकी बीमारी को पकड़ लेंगे वहीं पर कि इसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से इसकी पी वेव बन नहीं रही है, या क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है, जो आर होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो क्या ये कम बना या ये नीचे की तरफ आ गया, या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना? तो ऐसी कंडीशन में आपको उनको पता लग जाएगा कि उसका हार्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है, या पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो बन गए पर टी नहीं बना, तो अपन को पता लग जाएगा कि हार्ट जो है वो रिलैक्स अवस्था में अभी भी नहीं आया है। तो ऐसी कंडीशंस में ईसीजी का उपयोग किया जाता है हार्ट की एक्टिविटी को पहचानने के लिए। हार्ट यानी हृदय किस प्रकार से ठीक कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, हार्ट के जो सिग्नल है वो प्रॉपर मात्रा में पेशेंट तक जा रहे हैं, या पेशेंट हार्ट जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सभी के लिए क्या करते हैं, ईसीजी करवाते हैं कि ईसीजी करा के लाओ इसका हार्ट की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए ईसीजी करवाते हैं, जिसमें आपको PQRST कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही पता लगता है कि उसका हार्ट किस प्रकार से कार्य करता है या नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ ईसीजी। अब ईसीजी के क्या क्या उपयोग होते हैं, इसके बाद अपन बात करेंगे जो PQRS कॉम्प्लेक्स है वो कौन कौन सी बीमारियां होती है जिसमें इनका मान बढ़ जाता है, कम हो जाता है, यानी बीमारियां पढ़ेंगे अपन ईसीजी पर प्रभाव डालने वाली बीमारियां पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ईसीजी के कौन कौन से उपयोग करते हैं, वही हार्ट की एक्टिविटी देखने के लिए, तो हार्ट रेट का पता करने के लिए कितनी हार्ट रेट आ रही है, हार्ट रिदम यानी हृदय के सिग्नल्स प्रॉपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यानी एट्रियम से वेंट्रिकल तक, वेंट्रिकल से जो वो होते हैं ना ऐसे नोड, एवी नोड और पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं उन तक जो सिग्नल्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हार्ट रिदम। अपन इसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हार्ट अटैक, यानी हृदय क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, तो उसका पता लगाने के लिए क्या ये वेव नहीं बनेगी तो पता लग जाएगा कि हार्ट अटैक आया है। नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज होएगी तो वेव्स का निर्माण ही नहीं होएगा, तो हमें पता लग जाएगा ईसीजी से कि इसका हार्ट जो है वो थोड़ा कम काम कर रहा है। नेक्स्ट हाइपरट्रोफी ऑफ हृदय यदि का आकार बढ़ जाता है तो वही ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, तो अपन को पता लग जाएगा कि हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड कंडक्शन सिस्टम जो होता है, जैसे ऐसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर और बंडल और हिल्स, उनके बारे में भी पता लगता है ईसीजी से। नेक्स्ट है पुअर ब्लड फ्लो टू द हार्ट, यानी हार्ट में कितनी मात्रा में ब्लड आ रहा है। यदि हार्ट में प्रॉपर ब्लड आ रहा है तो पी वेव अच्छे से बनेगी, ठीक बनेगी, और वो ठीक कैसे रहती है उनके बारे में अपन आगे की वीडियो में बात करेंगे। यदि कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो उस हिसाब से वो पी वेव, क्यू वेव आदि जो वेव्स है वो बनती है। और जैसे हार्ट में कम मात्रा में ब्लड आया तो वो जो वेव्स है उनका जो आकार है वो बदल जाएगा, वो नहीं बने, कम बने, ज़्यादा बने, तो उस हिसाब से अपन समझ देंगे अपन आगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं रिदम के बारे में। रिदम क्या चीज़ होती है? रिदम का मतलब सीधा मतलब ये है कि हार्ट का नॉर्मली रूप से पंप करना, उसे बोलते हैं अपन रिदम। ठीक है, इट इज़ मेजर बाय डिस्टेंस बिटवीन टू आर वेव। अपन ने यहाँ पर जो पढ़ा था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जिसमें यहाँ पर ऊपर जो आ रही थी वो आर वेव थी। ठीक है, तो एक आर वेव, ठीक है, एक जो पूरा वो था, पूरी जो ग्राफ था उसका एक आर वेव, तो फिर उसके बाद जो दूसरा ग्राफ था उसके आर वेव्स के बीच की दूरी से पता किया जाता है उसका रिदम क्या है। यदि उसकी जो दूरी है वो ठीक आ रही है, मतलब कि वो बराबर आ रही है इन दोनों के मध्य, जैसे कि इन दोनों में 4 डिब्बों का अंतर है तो इनमें भी 4 का अंतर है, इनमें भी 4 का अंतर है, इनमें भी 4 का अंतर है, तो इसका मतलब इसका रिदम जो है वो ठीक है, बराबर है। ठीक है, तो इससे अपन रिदम का पता लग जाता है। नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन 2 आर वेव्स इज़ फॉर स्मॉल बॉक्स, यानी 2 आर वेव्स के बीच की दूरी 4 छोटे बॉक्स होना चाहिए जब क्या होती है, नॉर्मल रिदम रहती है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे रिदम के बारे में भी अभी। ठीक है, तो रिदम तो आपको पता लग गया होगा क्या होती है, 2 आर वेव के बीच की दूरी से रिदम को पता किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इरेगुलर रिदम, यानी अनियमित रिदम, तो आपको इससे समझ में आएगा। सबसे पहले आता है ट्रेकिकार्डिया, दूसरा होता है ब्रेडिकार्डिया। जिसमें क्या होती है, ट्रेकिकार्डिया में क्या होती है, तेज़ हो जाती है, हार्ट रेट क्या हो जाती है, तेज़ होता है। ब्रेडी में हार्ट रेट कम हो जाती है। यदि हृदय की गति बढ़ जाती है तो उसे ट्रेकिकार्डिया कहा जाता है, और हृदय की गति कम हो जाती है तो ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिदम बनेगा वो इरेगुलर बनेगा। नॉर्मली रिदम जो है आर के मध्य जो है वो 4 चैम्बर का होना चाहिए, यानी 4 छोटे छोटे स्मॉल डब्बों का एक रिदम बनता है। ठीक है, तो एक वेव में तो वो 4 का बन गया, एक में 5 का बन गया, एक में 6 का बन गया। यदि इनके बीच की दूरी, यानी 2 रिदम के बीच की दूरी ज़्यादा है, 2 रिदम के बीच की दूरी ज़्यादा आने लग गई, इसका मतलब है ब्रेडिकार्डिया है, क्योंकि रिदम क्या है, कम बन रहा है। आर वेव के बीच की दूरी ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ब्रेडिकार्डिया है, और उनके बीच की दूरी कम आ रही है, इसका मतलब टेकिकार्डिया, यानी हार्ट बहुत ही जल्दी काम कर रहा है। ठीक है, समझ गए आप? जैसे कि ये पास में आ रही है, ये मतलब कि पास में आ रही है, इसका मतलब ये ट्रेकिकार्डिया हुआ है, हार्ट जल्दी पंप कर रहा है। ब्रेडिकार्डिया जैसे कि यहाँ पे दूर हो गई है, आर वेव जो है वो दूर आ रही है, 4 से ज़्यादा डब्बों का अंतर आ रहा है, तो ये ब्रेडिकार्डिया, हार्ट धीरे काम कर रहा है, इसमें हार्ट तेज़ काम कर रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं रिदम को।
अब बात करते हैं वेव्स के बारे में। तो वेव्स कब कम होती है, कब ज़्यादा होती है, तो उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पी वेव के बारे में। पी वेव तो आपको पता ही होगा पी वेव क्यों बनी है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनी है और उसे बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। यानी पी वेव जो होती है एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है। जी हाँ। अब पी वेव की जो दूरी है वो 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स रहती है। यानी जो दूरी का यहाँ से बात हो रही है तो ये यहाँ से लेकर और Q तक के बीच की दूरी आएगी, ठीक है। तो उसकी जो दूरी रहेगी वो 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स रहेगी। यानी इस पी वेव और Q के बीच के जो डिब्बे हैं वो 2 से 3 तक रहते हैं, तो ये नॉर्मल माने जाते हैं। जब ये दूरी बढ़ जाती है, पी वेव और Q वेव की जो दूरी यानी पी की जो दूरी है यदि वो बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट का जो हार्ट है वो एबनॉर्मल हो गया है, ठीक है। वो भी इसमें आगे लिखा हुआ है। पी वेव की जो ऊंचाई होती है, अब बात करते हैं पी वेव की जो ऊंचाई है वो 2.5 स्मॉल बॉक्स होती है। यानी ये ऊंचाई 2.5 यानी स्मॉल बॉक्स तक जाती है तो ये भी नॉर्मल मान जाती है। यदि 2.5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाती है, 5 स्मॉल बॉक्स हो जाती है, तो ये भी एबनॉर्मल माना जाता है। और कम हो जाती है 2.5 से तो वो भी एबनॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल 2.5 तक मानी जाती है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पी वेव की दूरी बढ़ जाए तब इसे लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट कहते हैं। यानी लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड का जो एट्रियम होता है उसका आकार बढ़ जाए, ठीक है। यानी जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये वाला, इसका आकार यदि बढ़ जाता है तो जो पी वेव की जो दूरी होती है क्यू वेव से वो बढ़ जाती है ना, ठीक है। यानी लेफ्ट एट्रियम का आकार बढ़ जाता है तो पी वेव की दूरी जो है क्यू वेव से वो बढ़ जाएगी। यानी पी और क्यू की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा डिब्बे दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इससे डिनोट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहा है, ये पी वेव की जो ऊंचाई बढ़ जाए, यदि पी वेव की ऊंचाई बढ़ जाए, ये ऐसे ऊंचाई बढ़ जाए तो इसे राइट एट्रियम एनलार्जमेंट कहा जाता है। जैसे कि इधर की साइड राइट एट्रियम है तो इसका आकार बढ़ गया कंपेयर टू लेफ्ट एट्रियम की तुलना में, तो क्या हो गया, राइट एट्रियम एनलार्जमेंट हुआ है तो पी वेव की जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि ए लेफ्ट एट्रियम बड़ा है या राइट एट्रियम बड़ा है। लेफ्ट एट्रियम बढ़ेगा तो क्या होगा, पी वेव की जो दूरी है वो बढ़ जाती है क्यू वेव से, और यदि राइट एट्रियम बढ़ गया तो पी वेव की ऊंचाई है जो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल, जी हाँ दोस्तों, पी आर इंटरवल क्या होता है, ये पी और आर के बीच की दूरी को अपन ने पी आर इंटरवल बोला था। तो सामान्य पी आर इंटरवल जो होता है वो 3 से 5 स्मॉल बॉक्स रहता है। 3 से 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, इससे भी ज़्यादा थोड़े छोटे स्मॉल बॉक्स आते हैं। जो ईसीजी में जो ग्राफ निकलता है उसके बॉक्स की अपन बात कर रहे हैं, ये तो थोड़ा बड़ा वाला बॉक्स है समझने के लिए, ठीक है। तो 3 से 5 स्मॉल बॉक्स हैं तो ये पी आर जो है वो नॉर्मल है। अब जो पी आर इंटरवल है वो डिक्रीज और इंक्रीज कब होता है, अब ये डिक्रीज है ना, पी आर जो इंटरवल है जो 3 से 5 रहता है वहीं ये 2 रह जाए या 1 रह जाए तो ये कब होगा, तो वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, ये एक खतरनाक बीमारी होती है जो कि लोगों में पाई जाती है, जन्म से ही पाई जाती है। जिसमें क्या होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन मौजूद होता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट जो होती है वो फास्ट हो जाती है, यानी ट्रैकीकार्डिया देखा जाता है ये इस सिंड्रोम में, ठीक है। नेक्स्ट है पी आर इंटरवल इंक्रीज। अब पी आर इंटरवल इंक्रीज यानी बढ़ता कब है, यानी जो ये 3 से 5 डिब्बे है ये 7 हो जाए, 10 डिब्बों का अंतराल हो जाए, तो ऐसा कब होता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में होता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में होता है जब एट्रियम से वेंट्रिकल की और जो सिग्नल जाते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो सिग्नल्स होते हैं वो बंद नहीं होते हैं, प्रॉपर बंद नहीं होते हैं। जैसे 100% सिग्नल जा रहे हैं तो वो जो होते हैं वो 20% कम हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। और पूरी तरह से यदि सिग्नल्स बंद हो जाएं तो उसे अपन थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, जो एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर जो सिग्नल जा रहे हैं वो कम हो जाते हैं, यानी प्रॉपर नहीं जा पाता। जैसे 100% सिग्नल्स एट्रियम से निकले तो वो वेंट्रिकल की तरफ 80% ही जा पाएंगे, 20% जो सिग्नल्स है वो लॉस हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहा जाता है। और एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जो सिग्नल जा रहे हैं यदि वो 100% ही नहीं जाए तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनना। नहीं, ये नहीं बनता है तो हार्ट उसका प्रॉपर कार्य नहीं कर पाता है। तो सामान्य क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है 2 से लेकर 2.5 स्मॉल बॉक्स रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रहता है ना, जो 2 से लेकर 2.5 स्मॉल बॉक्स रहता है। छोटे वाले जो बॉक्स आते हैं ईसीजी मशीन ग्राफ में, ईसीजी ग्राम में, तो उनको बोलते हैं ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल रहता है 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स में रहता है ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो रहता है यहाँ पे लिख लेना आप, डिक्रीज कब होता है और ये यहाँ पर इंक्रीज कब होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कम कब होएगा, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कम होता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया नामक जो डिजीज होती है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया नामक डिजीज होती है, यानी
जो कार्डियक डिसअरिथमियास होता है, तो ऐसी कंडीशन में QRS कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है, यानी इसका जो R है ये कम बनेगा या इन दोनों के बीच की दूरी है वो कम बनेगी। ठीक है, तो सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया में ये डिक्रीज हो जाता है। और वहीं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो कब बढ़ जाता है, तो वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन में बढ़ जाता है, यानी जो वेंट्रिकल है उसके द्वारा ही हार्ट पंप करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से जो बढ़ जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट यानी एस बिंदु और टी के बीच की जो दूरी होती है उसे एसटी सेगमेंट कहा जाता है, जो सामान्य मुख्य रूप से सीधा होता है। ये जहाँ पर आप डायग्राम में देखते जा रहे होंगे कि ये सीधा होता है। अब ये इंक्रीज कब होता है और डिक्रीज कब होता है, तो एसटी सेगमेंट जो डिक्रीज होता है वो हाइपोकेलेमिया की कंडीशन में होता है। हाइपोकेलेमिया का मतलब होता है जो पोटेशियम का जो लेवल होता है जो बॉडी में वो कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में एसटी सेगमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है, यानी डिब्बों की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट एसटी सेगमेंट इंक्रीज। एसटी सेगमेंट इंक्रीज कब होता है, यानी डिब्बों की संख्या कब बढ़ जाती है, तो डिजीज है एक तो पेरिकार्डाइटिस, यानी हार्ट की जो आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम उसका इन्फ्लामेशन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में एसटी सेगमेंट बढ़ जाता है। उसके बाद हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया का मतलब होता है जो पोटेशियम का लेवल है बॉडी में वो बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में एसटी सेगमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रभाव सीधा सीधा ईसीजी पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टी वेव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ईसीजी का जो ग्राफ आता है उसका भी डिब्बा है यहाँ पर ईसीजी का भी ग्राफ है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ईसीजी का प्रॉपर ग्राफ है। तो टी वेव क्या होती है, ये वाली टी वेव आप अपन इसकी बात करने वाले। सामान्यतः टी वेव जो होती है वो 5 स्मॉल बॉक्स में रहती है। इन 5 स्मॉल बॉक्स में टी वेव रहती है। ऐसे 5 स्मॉल बॉक्स 1 2 3 4 एक 5 स्मॉल बॉक्स में बनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 में, तो उसे अपन नॉर्मल मानते हैं कि हार्ट जो है वो नॉर्मल कार्य करता है। जब ये 5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले अपन कम यानी 5 से कम, जैसे 3 हो गए 2 हो गए, तो वो क्यों होता है, इसमें कौन से डिजीज को काउंट करेंगे, तो होता है एक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज आ जाने के कारण मायोकार्डियल मसल्स को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो उसे एक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है। ऐसी कंडीशन में डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट हाइपोकेलेमिया यानी पोटेशियम की कमी होती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो डिक्रीज हो जाएगी टी वेव। ठीक है, नेक्स्ट है टी वेव इंक्रीज। टी वेव इंक्रीज कब होगी, एक होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ तो टी वेव है जो कि बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। यहाँ पे अपन ने कम पड़ी थी और यहाँ पर जो है वो बढ़ सकती है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कंडीशन। नेक्स्ट है हाइपरकेलेमिया क्या होता है, वही पोटेशियम का मात्रा जो है वो बॉडी में बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं हाइपरकेलेमिया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे डिब्बे कम ज़्यादा होते हैं तो टी वेव को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है क्यू टी इंटरवल क्या चीज़ होती है वो पढ़ते हैं। तो क्यू वेव और टी वेव के जो बीच की दूरी होती है इसे बोलते हैं QT इंटरवल। ठीक है दोस्तों, तो QT इंटरवल जो होता है वो 9 से 11 स्मॉल बॉक्स होते हैं। ऐसे डिब्बे रहते हैं वो 9 से 11 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 9 डिब्बे से लेकर 11 डिब्बे तक होने चाहिए ECG ग्राम के अंतर्गत। ठीक है, अब ये कब बढ़ती है या कब कम होती है, तो सबसे पहले डिक्रीज की बात की जाए तो यह डिक्रीज जो होती है वो हाई कैल्शियम यानी कैल्शियम का लेवल यदि बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में QT इंटरवल जो है वो कम हो जाएगा, इसका मान कम हो जाएगा, डिब्बों की संख्या कम हो जाएगी। और ये QT इंटरवल इंक्रीज कब होगा, जब बॉडी में कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई, तो डिब्बों की संख्या बढ़ जाएगी यानी QT इंटरवल बढ़ जाएगा। ये यहाँ पर आ रही है तो ये यहाँ पर आने लग जाएगी, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं QT इंटरवल। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज ECG को समझा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।